सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो वाक्य निर्माण कर रहे थे तो उसमें हम तृतीय विभक्ति में पहुंच गए कि तृतीय विभक्ति को वाक्य निर्माण अगर हम करते हैं तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बेटा ये मैं जो बहुत ही आसान वाले नियम है वो इसमें कराऊंगी, और अगर किसी को थोड़ा सा टफ रूल अगर देखना है, मतलब थोड़ा सा कठिन नियम अगर किसी को समझना है, तो मैं फिर से विभक्ति की वीडियोस बनाऊंगी। उसमें मैं सूत्र जो होते हैं ना उनकी मदद से मैं आपको वाक्य निर्माण सिखाऊंगी। यहाँ पे बिल्कुल ही मैं एक बेसिक से नियम जो होते हैं उनको समझा करके आपको वाक्य निर्माण करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विभक्ति जो है वो कितनी होती हैं, और विभक्तियों में जैसे क्योंकि कोई भी विभक्ति है उसको कारक चिन्ह के बिना तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। किस तरह से आपको पता होना चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, कारक याद करते हैं ना हम कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो हम दो विभक्ति हम कर चुके हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए। आप केवल तृतीय विभक्ति को देखिए, कर्ण से के द्वारा, मतलब ये, और उसमें विभक्ति कौन सी इस्तेमाल होती है, तृतीय, यानी कि जो आपका कर्ण कारक होता है उसमें तृतीय विभक्ति इस्तेमाल होती है। और कर्ण कारक में चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई काम होता है, ठीक है, या मतलब जिसमें किसी की मदद ली जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं, उसमें तृतीय विभक्ति इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे राम कलम से लिखता है, तो वो किससे लिखता है, कलम से के द्वारा। वो काम किसकी मदद से हो रहा है, कलम की मदद से, ठीक है। तो वो साधन है, जो कलम है वो क्या है, साधन। साधन क्या होता है, जो किसी चीज के होने में, किसी काम के होने में मदद करता है, साधक एक तरह से बन जाए किसी काम के होने में, वो क्या होता है, साधन होता है, ठीक है। तो कलम से लिख रहा है, किससे लिख रहा है, कलम से। तो लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से, ठीक है। तो वहां पे तृतीय विभक्ति होती है। और आपको क्या करना है, इस फोटो का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आज हम केवल इतना याद करने वाले हैं। कितना, केवल इतना। इसका नियम आज हम समझेंगे। तो आगे मैं आपको, इसके बाद क्या होता है बेटा, शब्द रूप आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमने ट्रिक से याद करने की वीडियो बना दी है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं जैसे आपको वाक्य निर्माण सिखा रही हूँ तो मैं साथ के साथ वो विभक्ति सिखाती हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम तृतीय विभक्ति का रूप कैसा होता है वो समझ लेते हैं, वो देख लेते हैं एक बार, ताकि वाक्य निर्माण में आपको आसानी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तृतीय विभक्ति, इसमें देखिए राम शब्द रूप मैंने यहां पे लिया है, तो प्रथमा और द्वितीय यहां पे लिखी है। अब तृतीय को देखिए, ठीक है। प्रथमा थी आपकी रामः रामौ रामः, द्वितीय थी रामम रामौ रामान, और तृतीय क्या है, रामेण रामाभ्याम रामई। एक वचन में क्या है, रामेण, द्विवचन में रामाभ्याम, और बहुवचन में रामई। पुल्लिंग शब्द, राम के जैसे शब्द जिनके अंत में ए है। मैं में क्या है, मैं एक व्यंजन है, और कोई भी व्यंजन किसी स्वर की सहायता के बिना पूरा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, मैं में हर व्यंजन आधा होता है, मैं में ए है, ठीक है। तो राम के अंत में क्या है, ए है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो अकारांत है, यानी कि जिनके अंत में ए है, उनका रूप राम की तरह चलता है। जैसे बालक, ठीक है, चंद्र, सूर्य, इन सब के अंत में क्या है, ए है, और उनका रूप राम की तरह से चलता है। ये तो पुल्लिंग का शब्द रूप हो गया, ठीक है। अब स्त्रीलिंग का शब्द रूप देख लेते हैं कि उसका रूप कैसे चलता है। तृतीय विभक्ति देखनी है हमने, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति यहां पे लिखी हुई है, रमा शब्द लिया हमने, रमा। रमा के अंत में क्या है, आ की मात्रा लगी है ना, आ। तो जो भी आकारांत शब्द होंगे, रमा, लता, बालिका, कन्या, बाला, ये शब्द जो होंगे, इनका रूप जो यहाँ पे शब्द रूप लिखा है ना, रमा, उसकी तरह से चलेगा, ठीक है। तो प्रथमा है रमा रमे रमाहा, द्वितीय है रमाम रमे रमाहा, तृतीय क्या है, रमया रमाभ्याम रमाभिः। ये आपकी तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों शब्द रूप दिखा दिए हैं, सिखा दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो वीडियो में पीछे जा करके आप उसको बैक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पे सीधा ही समझा दूंगी। तो अब आपको तृतीय विभक्ति किस तरह से इस्तेमाल करनी है वो सीखना है। तो हमने कुछ उदाहरण यहाँ पे ले लिए हैं। वह कलम से लिखता है, किससे लिख रहा है, कलम से। मैंने क्या बताया था, तृतीय विभक्ति कहां पे लगती है, से के द्वारा के अर्थ में, मतलब साधक तमम कर्णम। कर्ण कारक कहां होता है, जहां पे साधक बने, किसी काम के होने में मदद करे, ठीक है। तो कलम से लिखता है, ठीक है।
तो हमें किस में तृतीया लगानी है? कलम में, कलम से जिसके द्वारा कोई काम होगा उसमें लगाएंगे। तो हम वाक्य निर्माण कैसे करें? कलम की तृतीया क्या होगी? राम की क्या थी? रामेण। इसी तरह से कलम, कलम एक नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन प्रथम दो को छोड़ करके तृतीया से संबोधन तक सेम रूप शब्द रूप चलता है। तो रामेण की तरह ही कलम का क्या होगा? कलमेन। क्या होगा? कलमेन। तो वह की संस्कृत क्या है? सह। मैंने जब बिल्कुल शुरू से आपको वाक्य निर्माण सिखाया था, तब आपको मैंने वह, तुम दोनों, तुम सब, हम, वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है। आप शुरू से वीडियो देखिए अगर आपको वाक्य निर्माण सीखना है, तो आपको ये सब संस्कृत वहां पे आ जाएगी। जैसे लिखता है, ये लट लकार है, ठीक है। तो मैंने लट लकार में वाक्य निर्माण कैसे करना, बहुत आसान तरीके से लट लकार वाक्य निर्माण की वीडियो बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो वह कलम से लिखता, सह। अब कलम से, किससे लिख रहा है? कलम से। कलम की संस्कृत कलम, और कलम की तृतीया बनाइए कलमेन। सह कलमेन। लिखता है, लट लकार है, वर्तमान काल है। लट लकार कैसे रूप चलता है? पढ़ती, पढ़ता, पठंती। तो लिखना, लिखने का कैसे चलेगा? लिखती, लिखता, लिखंती। सह कलमेन। और इसके पीछे आप क्या लिखेंगे? लिखती, ठीक है, लिखती। यहां पे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, मैं दोबारा साफ साफ लिख देती हूं। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन। जब मैं वीडियो बनाते हुए लिखती हूँ ना बेटा, तो ये दूसरा पेन है, तो इससे ऐसे ही राइटिंग आती है, साफ नहीं आती है। बोर्ड पे जब आप लिखते हैं तो साफ आ जाती है। सह कलमेन। लिखना की क्या होगी? लिखती, पठती की तरह, लिखती। लास्ट में आप पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। सह कलमेन लिखती, ये आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है, बालक गेंद से खेलता है। किससे खेल रहा है? गेंद से। मतलब वो काम किसकी मदद से हो रहा है? गेंद की मदद से खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो गेंद की संस्कृत क्या होती है? कंदुकम। क्या होती है? कंदुकम। आपको पता भी होगा। तो बालक का लिखेंगे बालकः, मैं यहां पे लिख रही हूं, गेंद से खेलता। गेंद की संस्कृत है कंदुकम, और तृतीय विभक्ति क्या होगी? एन लगा करके, कंदुकेन। बालकः कंदुकेन। अब क्या करेंगे? खेलता है, खेलती। मैं यहां पे ऊपर लिख रही हूं, आप कॉपी में नोट कर लेना। ख पे एक ही मात्रा, ल, और ती, तय पे छोटी ई की मात्रा है। तो बालकः कंदुकेन खेलती। आप इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है बेटा। चलो अगला वाक्य देखते हैं। राजा तलवार से मारता है, ठीक है। किससे मार रहा है? तलवार से। मारने का काम किसकी मदद से? तलवार से। तो तलवार में तृतीया लगेगी। और तलवार की संस्कृत क्या होती है? खड़ग भी होती है, ठीक है, कृपाण भी होती है। तो आप क्या, राजा की संस्कृत क्या होती है? नृपः, ठीक है। न पे री की मात्रा, पह, नृपः। तलवार से। खड़ग की तृतीया क्या होगी? एन लगा दो, खड्गेन। नृपः खड्गेन। मारता है, मारयति, ठीक है, मारयति। ये आपका रूप बन जाएगा, नृपः खड्गेन मारयति। ये तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करना हो गया। अब कुछ रूल है, कुछ नियम भी है नॉर्मल से, वो हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको कारक में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अगर आप कारक की वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद आप वाक्य निर्माण पे आते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो तृतीय विभक्ति का जो रूल है वो देखते हैं। समम, सार्धम, साकम और सह, ये 4 शब्द दिए हैं, अच्छे से नोट कर लो इनको। समम, सार्धम, साकम और सह। और इनका मीनिंग क्या है? चारों का मीनिंग है के साथ, यानी कि किसी के साथ कोई काम होता है। अगर मतलब खेल रहा है, तो हम कहेंगे ना, बालक जो है वो बालकों के साथ खेल रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं राम जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो किसके साथ खेल रहा है? बच्चों के साथ। तो के साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, और रूप मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चारों शब्द को दिमाग में बैठा लो, ये आपको कारक में मदद करेगा। और एक आपका शुद्धि अशुद्धि वाला भी प्रश्न आता है, 4 नंबर का, वो हो गया 4 नंबर का कारक का प्रश्न हो गया। 8 वाक्य निर्माण, आपका 10 नंबर का वाक्य निर्माण आता है। 5 नंबर का चित्र देखिए, और 5 नंबर का हिंदी से, तो 10 नंबर। 18 से 20 नंबर का जो प्रश्न है आपका, ला रही हूं ना वीडियोज वाक्य निर्माण की और कारक की, उन्हीं से होने वाला है। तो आप इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो आगे हमने वाक्य बना के यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत में मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं हिंदी आपको बता दूंगी। जैसे क्या है यहाँ पे? अध्यापकेन समम छात्रः गच्छति।
तो वाक्य मैंने सेम ही लिखा, आप यहां पे नोट करिए, देखिए यहां पे मैंने क्या सिर्फ ये शब्द, चारों शब्द चेंज कर दिए, वाक्य सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा। अध्यापकेन समम छात्रः गच्छति, अध्यापकेन मतलब अध्यापक के, समम साथ, छात्र छात्र, गच्छति जाता है, अध्यापक के साथ छात्र जाता है, ठीक है। अगला है अध्यापकेन सार्धम छात्रः गच्छति, सेम मीनिंग है, अध्यापक के साथ छात्र जाता है। अगला है अध्यापकेन साकं छात्रः गच्छति, अध्यापक के साथ छात्र जाता है। अगला है अध्यापकेन सह छात्रः गच्छति, अध्यापक के साथ छात्र जाता है। ज्यादातर पेपर में आता है आपका सह, चारों अगर याद नहीं हो रहे हो ना तो केवल सह को तो दिमाग में बैठा ही लो। सह को देखते ही आपको जिसके साथ जाता है, जिसके साथ खेलता है, मतलब जिसके साथ मिलकर के कोई काम हो रहा है, चाहे पढ़ने का हो, खेलने का हो, खाना बनाने का हो, कुछ भी हो, उसमें आप क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे जिसके साथ। जैसे अध्यापक के साथ जा रहा है तो अध्यापक में तृतीया लगी है। जैसे हम कहेंगे पिता के साथ जाता है तो पिता की संस्कृत क्या होती है, जनक। पिता की संस्कृत क्या होती है, जनक होती है। तो जनक की तृतीया क्या होगी, जनकेन। हम क्या कहेंगे कि पिता के साथ छात्र जाता है, जनकेन सह छात्र गच्छति, जनकेन सह, जनक के साथ, पिता के साथ। पिता की ये भी होती है, पितृ शब्द होता है ना, तो पिता की तृतीया पित्रा भी होती है, बहुत जगह आपको पित्रा शब्द मिलेगा, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जो जिसके अंत में ऋकारांत होता है ना, पितृ, मातृ, भ्रातृ, ये शब्द जो होते हैं इनका तृतीय रूप होता है भ्रात्रा, ठीक है। शुरू का अक्षर सेम टू सेम है, अंत में त्रा लगाए, नोट कर लो। मात्रा, मात्रा मतलब माता के साथ, भ्रात्रा मतलब भाई के साथ, और पित्रा मतलब पिता के साथ, ठीक है। इस रूप को दिमाग में बैठा लो। मैक्सिमम टाइम पे, ज्यादातर टाइम पे यही शब्द और यही वाक्य आता है के साथ अर्थ में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। ऋकारांत शब्द का रूप कैसे चलता है वो मैंने यहां पे आपको बता दिया। अगला शब्द है आपका अलम। अलम आगे भी आएगा लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए, अलम शब्द जहां पे भी होगा, अलम का अर्थ होता है रोकना, ठीक है, रोकना, किसी काम से रोकना, ठीक है। बस करो या मत करो, ऐसा अर्थ अगर आपको देना है तो आप क्या करेंगे, अलम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बस करो, मत करो, रोकना अर्थ में। और जिस काम से रोका जाएगा उस काम में तृतीया लगेगी। कैसे, अगर हम कहते हैं झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, तो मत करो के लिए तो मैंने शब्द आपको बता ही दिया कि रोकने के अर्थ में अलम आएगा, तो मत करो के लिए तो आएगा अलम। क्या आएगा, अलम। अब क्या मत करो, झगड़ा मत करो। अब झगड़े का संस्कृत क्या होती है, कलह, तो कलह में तृतीया आएगी। किस चीज से रोक रहा है, झगड़ा करने से, तो झगड़ा करने की जो संस्कृत है ना बेटा, उसमें तृतीया लगेगी। तो कलह शब्द मैंने संस्कृत जो होता है झगड़ा होता है कलहेन, तो आप क्या करेंगे, कलहेन अलम, ये आपका वाक्य निर्माण होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अलम कलहेन, आगे पीछे दोनों को लिख सकते हैं कि झगड़ा मत करो। और कलह मीन झगड़ा होता है, विवाद मीन भी यही होता है एक तरह से, झगड़ा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अलम विवादेन, ठीक है। और अगर आप कहें कि शोर मत करो, शोर, तो अलम तो आपको लगाना ही है मत करो अर्थ में, या बस करो, तो अलम, शोर की संस्कृत क्या होती है, कोलाहल, कोलाहल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कि शोर मत करो, ऐसा आपका वाक्य निर्माण हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो हम आगे का रूल देखते हैं। अब आगे के रूल में क्या है कि जिस अंग में विकार हो, विकार का मतलब क्या होता है, कोई परेशानी हो, मतलब उसमें मान लो पैर में अगर कोई विकार है तो मतलब पैर से लंगड़ा है वो, ठीक है, मतलब खराबी होना। विकार का अर्थ क्या होता है, उस चीज में खराबी होना। जैसे आंख में कोई खराबी है, मान लो एक आंख में खराबी है तो वो काना हो गया, ठीक है, और मतलब दोनों आंखों में दिक्कत है तो वो जैसे अंधा हो जाता है, मान लो उसे सुनाई नहीं देता तो वो बहरा होता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में खराबी हो, उस अंग में तृतीया लगाएंगे। क्या समझे, जिस अंग में, तो उस अंग में लगेगी। जैसे आंख में कोई दिक्कत है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूं एक बार राइटिंग का। तो इसमें क्या बोला हमने कि आंख में अगर कोई दिक्कत है कि वह आंख से काना है, किससे, आंख से, और आंख की संस्कृत क्या होती है, नेत्र। तो जो नेत्र शब्द है ना, नेत्र शब्द को तृतीया बनाओगे, ठीक है, नेत्रेण, क्या बनाओगे, नेत्रेण,
नेत्र शब्द में तृतीया लगानी है। जिस अंग में प्रॉब्लम है उस अंग की जो संस्कृत है उसमें तृतीया लगाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वह आंख से काना है, इसकी संस्कृत बनाओ। तो वह की संस्कृत में बहुत बार बता चुकी हूं, सह। अब आंख से तो आप क्या लिखेंगे, नेत्रेण। नेत्र मीन आंख होता है ना, तो नेत्रेण, एन लगाते हैं आप। काना है, काना की संस्कृत क्या होती है, काणः। और है की संस्कृत क्या होती है, अस्ति। एक वचन है ना, तो आप लिखेंगे अस्ति। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। वैसे ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा, आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अगला वाक्य है, वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है, तो किससे, पैर से। तो पैर की जो संस्कृत है उसमें तृतीया लगेगी। और पैर की संस्कृत क्या होती है, पाद, ठीक है, पादम। तो क्या बनेगी, वह की संस्कृत क्या होगी, सह। और पैर की पादेन, मतलब पैर से, एन लगता है, ठीक है। लंगड़ा की संस्कृत क्या होती है, खंजह। ये है, ये होता है ना। और जह कैसे लिखेंगे, सह पादेन खंजह। ये मतलब आप टेट है, डेड है, न होता है ना। और उससे पहले क्या होता है, च, छ, ज, झ, ये वाला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देखिए, ये आधा ये है यहाँ पे ख के बाद। फिर है जय, और जय पे विसर्ग है। सह पादेन खंज है, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैं दोबारा से वाक्य लिखती हूं। दूसरा वाक्य की संस्कृत लिख रही हूं मैं, सह पादेन खंजः खंजः अस्ति। है कि संस्कृत क्या होगी, एक वचन है तो अस्ति, बहुवचन होगा तो संति। पढ़ती पढ़ता पठंती, अंति लगता है ना, तो यहाँ पे होगा संति, ठीक है। अस्ति लग गया। फिर आगे है, मोहन कान से बहरा है। किस अंग में प्रॉब्लम है, कान में। तो कान की संस्कृत क्या होती है, कर्णम, ठीक है। कर्ण मीन क्या होता है, कान। तो कर्ण की तृतीया बनाओगे, कर्णेन। मोहनः, मोहनः, कान में तृतीया लगा दो, कर्णेन। बहरा की संस्कृत क्या होती है, बधिरः। बधिरा मीन होता है बहरा होना। और फिर है की संस्कृत आपको पता ही है, अस्ति लिखोगे। बधिरा के पीछे आप लिखना अस्ति, यहां पे जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रही हूं। मोहनः कर्णेन, ये न पे र है, ठीक है, र लगाया मैंने ऊपर। मोहनः कर्णेन बधिरः अस्ति, ये आपका वाक्य बन गया, ठीक है। तो मुझे लगता है ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अलम और बिना के साथ जो है वो क्या होता है, तृतीया होती है। अलम मैं आपको करा चुकी हूं, विना को आप देख लो। विना जो है ना बेटा, केवल तृतीया नहीं होती है। मैंने जब द्वितीया कराई थी तब भी मैंने आपको बताया था, और कारक में मैंने बताया, बिना के साथ द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है, और पंचमी भी लगती है। 3 विभक्ति लगती हैं, और तीनों में मैं बिना को कराने वाली हूं। आज हम करेंगे तृतीया, ठीक है। कि बिना के साथ तृतीया होती है, मतलब जिस चीज के बिना, मतलब रहित, बिना का अर्थ क्या होता है, रहित, मतलब उस चीज की कमी हो जाना, एक तरह से उस चीज के बिना कोई चीज, तो उसमें आपकी तृतीया लगेगी। जैसे मैं क्या कहती हूं, जल के बिना जीवन नहीं है। मैंने आपको क्या वाक्य बोला, जल के बिना, किसके बिना, जल के बिना, तो जल में तृतीया लगेगी। तो जल के बिना, तो मैंने क्या बोला, जलेन। जल की तृतीया क्या होगी, जलेन। विना को आप यूं का यूं लिखो, जलेन विना। जीवन नहीं है, जीवनाम नहीं है, न और अस्ति, ये संधि करके भी लिख देते हैं। न पे आ की मात्रा लगा करके, नास्ति, यहाँ पे दीर्घ संधि भी हो जाती है, लेकिन मैं खोल के पूरा लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जलेन बिना जीवनम ना अस्ति, मतलब जिस चीज के बिना कोई काम होगा वहां पे उस चीज में आप तृतीया लगाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अगला नियम हम देखते हैं। कारण के अर्थ में तृतीया होती है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कोई कारण है, मतलब किसी काम के होने में जो चीज कारण बन रही है, हेतु, कारण मतलब हेतु जो बन रही है, उसमें तृतीया भी लगती है, पंचमी भी लगती है, लेकिन अभी हम केवल तृतीया करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं अगर कहूं कि क्या है, श्रम से धन मिलता है। किससे धन मिल रहा है, श्रम। श्रम किसको कहते हैं, परिश्रम। मैं वाक्य आपको बोलती हूं कि परिश्रम से धन मिलता है। धन मिलने का कारण क्या है, परिश्रम। परिश्रम से धन मिलता है। धन मिलने का कारण, हेतु, हेतु मतलब कारण, क्या है, परिश्रम है, ठीक है ना, मेहनत है। तो परिश्रम में आप तृतीया लगाओगे, ठीक है। तो आप वाक्य बनाओगे किस तरह से,
परिश्रम से, तो परिश्रम में तृतीया लगाओ, परिश्रम को ऐसे ही लिखो और पीछे एण लगा करके तृतीया बना दो। परिश्रमेण धन मिलता है, धनम। प्राप्यते प्राप्त होता है, या मिलती मिलता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। परिश्रमेण धनम मिलती, या परिश्रमेण धनम प्राप्यते, परिश्रम से धन प्राप्त किया जाता है। प्राप्यते क्या होता है, ऐसे पै के नीचे रह, आधा पै, ये और ते, प्राप्यते, ये भी लिख सकते हैं आप कि परिश्रम से धन प्राप्त होता है। यहाँ पे मिलती की जगह पे प्राप्यते भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कारण। अब अगला देखते हैं कि पुण्य से सुख मिलता है। अगला वाक्य आपका क्या है, पुण्य से सुख मिलता है। किससे सुख मिलता है, पुण्य से। तो आप क्या करेंगे, पुण्य से में तृतीया लगाएंगे, पुण्येन, पुण्य में एन लगा दिया, सुखम मिलती, सुखम मिलती मैं नीचे लिख रही हूं, पुण्येन सुखम मिलती। कारण क्या है सुख मिलने का, पुण्य, अच्छे काम। ठीक है, तो पुण्येन सुखम मिलती। इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। एक रूल और है बेटा, अगर किसी की समानता की जाती है, समानता मतलब क्या होता है, तुलना, तुलना, कंपैरिजन एक तरह से होगा, वो अगर करी जाती है तो जिससे की जाएगी ना उसमें तृतीया लगेगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि बालक जो है ना, राम जो है ना अपने पिता के जैसा ही है। ठीक है, उसके समान है, तुल्य। समान की संस्कृत क्या होगी, पहले तो वो नोट कर लो। समान यानी कि बराबर है, मतलब उसके समान ही है, मतलब तुलना उसके साथ हो रही है, तो उसकी संस्कृत होगी, आप एक तो लगा सकते हो समम, एक होता है तुल्य, तुल्यम। तुल्यम मतलब बराबर, तुलना अर्थ में तुल्यम या समम दो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राम जो है ना वो अपने पिता के समान है या पिता के जैसा ही है, मतलब एक ही अर्थ हुआ ना कि पिता के समान है। तो कौन है, राम है, राम है पिता के समान है। तो पिता की तृतीया मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, पिता माता और भाई की, पित्रा मात्रा भ्रात्रा। तो जिसके समान है उसमें तृतीया, किसके समान है, पिता के समान, तो पिता में तृतीया। राम है पित्रा समम यानी कि समान है, बराबर है, या तुल्यम समम अस्ति लिख दो। ठीक है, ये लिख सकते हो, राम है पित्रा तुल्यम अस्ति, ऐसा लगा सकते हो। मान लो ये कहे कि उसका जो मुंह है, मुख है, जो मुख कमल है वो चंद्रमा के समान है, तो मुंह जो है उसका किसके समान है, चंद्रमा के समान, मतलब चमक की एक तरह से तुलना हो रही है कि उसका मुंह जो है ना वो चंद्रमा की तरह है। किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह। तो चंद्रमा में आप क्या लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति, किसके समान है, चंद्रमा के समान। तो चंद्र में तृतीया, चंद्रेण तुल्यम अस्ति, समान है। ठीक है, जिसके समान होगा उसमें तृतीया। आप ये नियम भी एक नोट कर लीजिए। इस तरह से आज हमने तृतीय विभक्ति समझी। बहुत ज्यादा कठिन रूल में मैं नहीं गई, बहुत सारे सूत्र हैं उनसे भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो आसानी से करनी चाहिए ताकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे या सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।